CodeChef US ICT chapter in association with CodeChef. It is the day 4 of Learning Sprint 1, in where on day 1 we have shared resources with you guys. On day 1 we have looked towards some basic questions where people who are not familiar with the CodeChef platform or competitive programming platform get introduced with that. On day 3 we have done few basic as well as intermediate problems. Now today is the day 4 and session 3. So first of all, I would like, if any one of you have any doubt regarding previous sessions or questions you have attempted, please feel free to ask, or you can write in chat box, or you can unmute yourself. I think we have attempted almost 6 to 7 different questions. So if any one of you have any sort of doubt, query, feel free to write. I think there are no doubts. So should we proceed towards today's topic? ओके, थैंक यू। सो गाइस, पहले हमने सोचा था कि आज सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट सिंस आज थोड़े एडवांस टॉपिक्स है और उसके बाद जो मेरे को रिस्पांस मेरे पूछने में मिला पर्सनली या फिर कुछ हमारे कम्युनिटी मेंबर से, वो ये था दैट दे आर नॉट फेमिलियर अबाउट फ्यू सर्टेन टॉपिक्स, या फिर अगर फेमिलियर है तो इतने उस डीप उसकी नॉलेज इतनी टिप्स पे नहीं है कि डायरेक्ट उसका एडवांस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस few topics like segment treeing and Fenwick tree with you guys. So here I start. Let me present you my screen. Okay guys, it is visible to you all? Any zoom in zoom out required? I think it's perfect. Great. So guys, start करते हैं segment tree से। आई थिंक काफी आपको इंट्रोडक्शन तो सेगमेंट ट्री का पता ही होगा क्या है। सेगमेंट ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है जो मोस्टली यूज होता है ऐसी प्रॉब्लम्स में जिन्हें हमें कुछ रेंज ऑफ क्वेरीज के आंसर देने होते हैं। अब वो जो रेंज ऑफ क्वेरीज है वो हमारे एरे के डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे एरे में जो प्रॉब्लम देने वाला है उसे क्या चाहिए, मिन चाहिए, मैक्स चाहिए, सम चाहिए, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है। उस बेसिस के ऊपर हम सेगमेंटरी डेटा स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। अब क्यों प्रेफर करते हैं, आइए वो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो कंसीडर करते हैं एक एरे को जिसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझाता हूँ आपको, फिर उसके हिसाब से मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा अगर आपको कोई होंगे तो सबसे पहले गाइस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ये है, कंसीडर एन एरे with element a1 to an, we have to perform q queries where query can be of getting some in between two particular indexes or update a particular element of an index। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक एरे गिवन है n साइज का विद n डिफरेंट एलिमेंट्स और उसके बाद उसके ऊपर हमें q क्वेरीज परफॉर्म करनी है जिसमें क्वेरीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। या तो आपको पूछेगा, जो पूछ रहा है कि सम निकाल दो किसी भी दो इंडेक्स के बीच में, लाइक अगर 5 साइज का एरे है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सम पूछ सकता है इधर बिटवीन एलिमेंट्स रेंजेस फ्रॉम 1 टू इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4 और इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 3, लाइक दैट। या फिर आपको क्वेरी दे सकता है कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को अपडेट करने की, लाइक इफ आपके इंडेक्स 2 पर 5 स्टोर है तो उसको अपडेट करके 10 कर दो। तो इसका सैंपल इनपुट देख लेते हैं। ये इसका एक सैंपल इनपुट है जिसमें n6 गिवन है और एलिमेंट्स है हमारे पास
10, 20, 30, 40, 50 और 60। 4 क्वेरीज q इज इक्वल टू 4 है, और जिसमें 4 क्वेरी पहली क्या है, सम, और सम में हमें गिवन है 0 और 2। गाइस जो एक बात देखने वाली है इसमें, 0 और 2 इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब कि हमें जो सम निकालना है वो निकालना है एलिमेंट 0 प्लस एलिमेंट एट 0 प्लस एलिमेंट एट 1 और प्लस एलिमेंट एट 2। सिमिलरली अगली क्वेरी में सम ऑफ 0 से 5 है, और फिर थर्ड क्वेरी में हमें अपडेट करना है उस एलिमेंट को जो इंडेक्स 2 पर है, और उसको अपडेट करके हमें लेकर जाना है 100 पर। और जो लास्ट क्वेरी है वो उस अपडेटेड एरे में सम निकालना है फिर से 0 से 2 का, और इसका आउटपुट गिवन है हमें 60, 2 1 10, और फिर अपडेटेड एरे और फिर से सम। तो अगर हम जस्ट मैन्युअली देखेंगे, गाइस मेरा कर्सर विजिबल है क्या, अगर मैं कर्सर हिला रहा हूँ तो स्क्रीन के ऊपर? यस सर। ओके। तो गाइस अगर देखा जाए तो 0 से 2 मतलब कि एलिमेंट एट 0, एलिमेंट एट 1 और एलिमेंट एट 2, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 इट विल रिजल्ट इन 60। और सम 0 से 5 मतलब कि एंटायर एरे, और एंटायर एरे का सम आया 2 1 10। ओके, अपडेट करने के बाद हमने सेकंड एलिमेंट को 100 से अपडेट कर दिया, और फिर से हमने 0 से 2 मतलब एलिमेंट एट 0, एलिमेंट एट 1 और एलिमेंट एट 2 का जब सम लिया तो 130 आया। तो गाइस अभी हमें ये समझ आ गया है, तो मैं सेगमेंट ट्री यूज करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कंस्ट्रेंट्स के है तो कंस्ट्रेंट्स, तो गाइस ट्राई करो कि लीनियर टाइम में हो सके। बिग ऑफ एन मतलब कि कंस्ट्रेंट मानो एवरीथिंग इज रेंजिंग फ्रॉम 10 रेज टू पावर 9। कुछ भी जो आपको लगता है इसके लिए सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहोगे, कुछ कर सकते हो, इवन ब्रूट फोर्स भी चलेगा। गाइस मैं ऑडिबल तो हूं ना? Yes, yes, you are. या तो एनी सॉल्यूशन वुड बी appreciated. The brute force approach can be to create a array in which, like, the first element of the array completes the sum of one elements. The second element contains the sum of 1 and 2. Okay. The third contains the sum of 1, 2, 3, and so on. So if you want, suppose if you're on the range query from 2 to 14, then you just subtract the 14th element from the second element and you'll get the sum from that query. But uh, the problem is that if you want to update something, it would be really time consuming. Exactly. The approach you have told us is some approach in which we explain which shows the sum of the where we show the sum of the fixed index, elemented fixed index. This optional fixed sum, and yeah, we have stated our current law that we update any of the element that we update the entire array. And suppose there are almost 100 ways of updating the array, then it will take a huge amount of time. Another approach can be like you can run a loop for just a brute force. I mean like the fixed sum is quite better efficient than the typical brute force. Typical brute force यही है, कोई इंडेक्स गिवन है उसके लिए लूप चलाइए और उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए एरे को
सम एरे का उस एरे के एलिमेंट का सम स्टोर कर लीजिए। ये टिपिकल ब्रूट फोर्स होगी जिसमें क्यू क्वेरीज के लिए क्यू इंटू एन टाइम लग सकता है। सो गाइस अब सेगमेंट ट्री कैसे इसमें बेनिफिशियल है वो देखते हैं। पहले सेगमेंट ट्री को समझ लेते हैं कि हम सेगमेंट ट्री बनाते क्या है। तो ट्री सबको पता ही है गाइस कि क्या होता है, कि ये एक रूट है, रूट के कुछ एन चाइल्ड है और एन चाइल्ड को वो सेम चीज आगे कंसिडर कर रहा है। अगर जो आपके सामने स्क्रीन पे ट्री है उसमें देखा जाए तो 2 1 10 उसको आप अभी रूट मान रहे हो और 60 और 150 उसके चाइल्ड है, फिर 60 के चाइल्ड 30 और 30 है और 150 के चाइल्ड 90 एंड 60 है एंड सो ऑन, वेयर 10 20 30 40 15 60 आर दी लीफ नोड्स। लीफ नोड्स वो होती हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता। तो गाइस सबसे पहले हमें सेगमेंट ट्री को अप्रोच करना कैसे है। सेगमेंट ट्री को अप्रोच करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे एरे का साइज क्या है। हमारा एरे का साइज है 6। तो इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट ट्री का रूट नोड होगी वो पूरे एरे का सम स्टोर कर रही होगी। अभी ये इस प्रॉब्लम के लिए हम सम स्पेसिफिक चल रहे हैं कि हमें सम स्टोर करना है। अगर सेम क्वेश्चन में हमसे ये पूछ ले कि 0 से 2 के इंडेक्स का या फिर 0 से 5 के इंडेक्स का मिन चाहिए, मैक्स चाहिए, तो हम रूट पे 0 से 5 मतलब कि हमारे पूरे एरे में आइदर मिनिमम स्टोर कर रहे होंगे, आइदर मैक्सिमम स्टोर कर रहे होंगे, आइदर डिफरेंस स्टोर कर रहे होंगे, आइदर सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। तो सेगमेंट ट्रीज ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि रूट नोड पे हम एंटायर एरे के लिए करेंगे। तो अभी हम सम कर रहे हैं तो रूट नोड पे हमने एंटायर एरे का सम स्टोर कर लिया। तो अगर एंटायर एरे की हम रेंज देखें तो वो है 0 से 5 की, मतलब कि पहला इंडेक्स जीरो, पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पर है और आखिरी आखिरी एलिमेंट 5th इंडेक्स पर है। अब उस एरे को हम डिवाइड, अपने ट्री को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे इसको हाई, 0 को लो और 5 को हाई माने, तो हाई प्लस लो बाय 2 को अगर हम डिवाइड करें, मिड निकालें, तो 0 से मिड हमारा लेफ्ट चाइल्ड जाएगा और मिड टू हाई वो हमारा राइट चाइल्ड जाएगा। तो जैसे हमने देखा 0 से 2 हमारा गया है लेफ्ट चाइल्ड और मिड प्लस 1 से लेके हाई तक वो हमारा गया है राइट चाइल्ड। ऐसे 0 से 2 को अब हम कंसिडर करेंगे तो 0 से 1 हमारा जाएगा लेफ्ट चाइल्ड और 2 से 2 हमारा जाएगा राइट चाइल्ड। गाइस अब जैसे देख रहे हैं 2 से 2 आ गया है यहाँ पर, तो 2 से 2 इज नॉट फर्दर डिवाइडेबल, तो ये हमारी एक लीफ नोड बन जाएगी। बट 0 से 1 डिवाइडेबल है, तो 0 से 0 हमारा लेफ्ट है, 1 से 1 राइट है। सिमिलरली जब 3 से 5 की रेंज में थे तो 3 से 4 हमारा लेफ्ट चाइल्ड है और 5 से 5 हमारा राइट चाइल्ड है, और फिर 3 से 3 और 4 से 4 हमारा राइट और लेफ्ट और राइट चाइल्ड है रिस्पेक्टिवली। तो गाइस ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसको फिल कैसे कर रहे हैं। तो जैसे हमारे देख रहे हैं कि 0th इंडेक्स का एलिमेंट 10 है, तो 0 सबसे पहले हमारी जो पहली लीफ नोड आएगी उसके ऊपर 10, नेक्स्ट लीफ नोड के ऊपर 20, थर्ड लीफ नोड के ऊपर 30, फोर्थ के ऊपर, फिर इसके ऊपर फोर्थ के ऊपर 40, 50 एंड 60 एंड सो ऑन। अभी हम जैसे सम के लिए कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेरेंट को दोनों चाइल्ड के सम के साथ स्टोर करवाते रहेंगे। तो इधर जो हम देख रहे हैं 0 1 जो हमारा नोड है जो स्पेसिफाई कर रहा है रेंज 0 से 1 के बीच में, उसमें उसके दोनों चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, मतलब 0 0 और 1 1 का सम आ गया है 10 प्लस 20 30। सिमिलरली 2 की 2 से रेंज खुद ही एक लीफ नोड है, तो उसके पेरेंट में 30 प्लस 30 हो गया 60 हो गया, और इधर 40 प्लस 50 करके 90 हो गया, देन 90 प्लस 60 करके 150 हो गया, और 60 प्लस 150 करके 2 1 10 हो गया। ऐसे करके हमने अपना सेगमेंट ट्री को फिल करा है। गाइस जो एक चीज इधर देखने वाली बात है वो ये है कि हमने समझाने के लिए इसमें ट्री स्ट्रक्चर यूज करा है, बट एक्चुअल में ये एक एरे में स्टोर होता है। वो कैसे स्टोर होता है उसके लिए अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मेन बात क्या है कि हमें अभी सम निकालना है। जो हमारे पहला इनपुट था वो था सम था 0 से 2, तो हम सम कैसे निकाल रहे हैं। तो गाइस इस ये हमारा फंक्शन होता है, कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, इसको मैंने नाम दिया है गेट सम करके। तो गेट सम फंक्शन को हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर रिकर्सिव कॉल लगती है। रिकर्सिव कॉल कैसे लगती है, रूट से स्टार्ट करेंगे गाइस। रूट में हमें पता है कि रेंज है 0 से 5,
और हमें निकालना है 0 से 2। तो जो 0 से 2 है वो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है कि पूरा इन 0 से 5 की रेंज के अंदर एग्जैक्टली फिट हो पा रहा है। तो जब एग्जैक्टली फिट हो जाता है या फिर ओवरलैप करता है ना, तो हमें उसके लेफ्ट के लिए भी कॉल करना है, मतलब ये जो हम करंट नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए भी कॉल करना है और राइट चाइल्ड के लिए भी रिकर्सिवली कॉल करना है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में गए, हमने देखा लेफ्ट के अंदर 0 से 2 एग्जैक्टली मैच कर गया है 0 से 2 के साथ। जैसे ही गाइस एग्जैक्टली मैच मिलेगा ना, एग्जैक्टली मैच मिलने के बाद हम आगे अपना रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे। और मोर ओवर जो जिस नोड के ऊपर रिकर्सिव एग्जैक्ट मैच मिला है उसकी वैल्यू को हम अपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। इट कैन बी सम वेरिएबल एस वेरिएबल। अब जैसे ही उसको मिल गया कि एग्जैक्टली मैच कर गया है, अब एग्जैक्टली मैच करने के बाद वो आगे ट्रेवल नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बैक ट्रैक मार के अपने पेरेंट कॉल के ऊपर जाएगा। पेरेंट कॉल के ऊपर जाएगा तो लेफ्ट ट्रेवर्स होने के बाद राइट ट्रेवर्स करेगा। राइट ट्रेवर्स में गाइस हमने देखा 0 से 2 और 3 से 5 एग्जैक्टली दो अलग रेंज है, मतलब कि कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा, एग्जैक्टली मैच भी नहीं हो रहा, कंप्लीटली इनसाइड भी नहीं है। तो ये एक और कंडीशन है जहां हम आगे ट्रेवर्स नहीं करेंगे। आगे ट्रेवर्स करने ना करने की वजह से हम देख पा रहे हैं कि रेंज 0 से 2 कंप्लीटली आउटसाइड है, तो हमारा कंट्रोल वापसी बैक आ जाएगा पेरेंट कॉल के ऊपर। और जब हमारा एग्जैक्टली क्या कहते हैं, एग्जैक्टली आउटसाइड है, मतलब कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा, तो उस वक्त हम उसकी वैल्यू भी अपने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाएंगे। तो हमारा सम वेरिएबल 60 से अपडेट रहेगा और उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो गाइस ऐसे करके अगर हम 0 से 5 के लिए चेक करेंगे तो वो रूट को तो एग्जैक्टली 0 टू 5 में मैच कर पाएगा। तो 0 से 5 जब उसने रूट से मैच करा तो आगे ना उसके लेफ्ट के लिए कॉल होगी और ना राइट के लिए कॉल होगी। और सिंस एग्जैक्टली मैच कर लिया है, तो हमने सम वेरिएबल में 2 1 10 स्टोर करवा दिया है। तो अब कोई देखा जाए कि अगर मान लीजिए कोई रेंज ऐसी है कि वो इस 0 से 2 और 3 से 5 ऐसी, अभी तो हमारे इंडेक्स बहुत कम है, लाइक मान लीजिए अगर 100 इंडेक्स होते तो इधर रेंज होती मेरे ख्याल से 0 टू 49 या फिर 0 से 50, और इधर होती 51 टू 100, 51 टू 99। तो गाइस उसके बाद जब हम फर्दर डिवाइड करते और हमारी रेंज बहुत ही मिडल रेंज होती, तो वो इस नोड को भी लेती, इस नोड को भी ट्रेवर्स करती, इस नोड को भी करती और इस नोड को भी करती। मतलब कि एक लेवल के चारों नोड को ट्रेवर्स कर सकती है एट मोस्ट। हमें इतना पता है कि हमारे एक लेवल पे एटमोस्ट 4 नोड हो सकते हैं। तो एक लेवल पे एटमोस्ट 4 नोड ट्रेवर्स करती। और हमें सबको पता है कि एक बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। अगर कोई लिखना चाहे तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखे कि एक बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगता है। या थैंक यू खुश, इट्स लॉग इन एंड वी आर ट्रेवर्सिंग एटमोस्ट 4 नोड एट सिंगल लेवल। तो वर्स्ट केस में गाइस इसका टाइम होगा 4 log n। जहां हमें प्रीवियस अप्रोच पता चली थी प्रीफिक्स सम की, अगर उसमें हम देखा चाहे तो अगर हम उसको एरे को जब स्टोर करवा रहे हैं तब भी हमारे को लीनियर टाइम लग रहा था। हालांकि इसमें भी स्टोर करवाने में लीनियर टाइम लगेगा, बट अभी सेगमेंट ट्री का जो असली फायदा वो तब होगा जब अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अपडेट ऑपरेशन प्रीफिक्स सम अप्रोच में लीनियर टाइम, एग्जैक्टली लीनियर टाइम लेता है। और अभी जब हम इधर देखेंगे तो लीनियर से बहुत कम होगा। मेन बात ये है फिलहाल की सम जो है, हम सम निकाल रहे हैं या फिर मिन मैक्स निकाल रहे हैं या फिर कुछ और ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें 4 log n टाइम लग रहा है। तो गाइज अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए सेगमेंट्री के इस इतने पार्ट में। क्लियर है गाइज? क्योंकि डाउट तो किसी ने पूछा नहीं है। क्लियर है तो प्लीज यस लिख देना चैट बॉक्स पे। कैन यू डू द ड्राई रन ऑफ द एग्जांपल्स?
एक्चुअली पुलकित, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है अभी एक्टिव नहीं है, तो अभी ड्राई रन मैंने, क्योंकि तभी मैंने आज पीडीएफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, वरना मैं सोचता व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही करवाता। बट अभी मेरा व्हाइट बोर्ड एक्टिव नहीं हो पा रहा है, इसलिए नेक्स्ट सेशन में रख सकते हैं इसका ड्राई रन। Will it be okay, Pulkit, to keep this dry run in next session of segment 3? और अगर आप चाहो तो मैं किसी और रेंज आपके सामने इसके थ्रू सॉल्व करके बता सकता हूँ। Okay, thank you. Let's move towards the update query, that how to update in the segment in the array using segment tree. So guys, अपडेट क्वेरी थी हमारे पास कि सेकंड इंडेक्स पे 100 को अपडेट करना है। तो गाइस ये हमारा इनिशियल ट्री था। तो इनिशियल ट्री के बाद अब हमें सेकंड हमारा जो इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर है वो स्टोर है 30। तो सबसे पहले गाइस इसका प्रोसीजर या फिर एल्गोरिथम क्या है कि डिफरेंस निकाल लीजिए अपडेटेड वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू में। तो अपडेटेड वैल्यू है हमारे पास 100 और ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 30। तो डिफरेंस आएगा गाइस 70। तो अब क्या करना है गाइस, हमें रेंज पता है हर एलिमेंट की कि 0 से 5 रूट पर है, फिर 0 से 2 3 पर उस पर है, लेफ्ट चाइल्ड पर है, 3 से 5 राइट चाइल्ड पर है। तो हमें अपना 2 इंडेक्स सर्च करना है कि वो कौन सी रेंज में आ पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 0 से 5 में। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया, मतलब कि अपडेटेड माइनस ओरिजिनल जब करा तो 70 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हमेशा हमें वैल्यू को ऐड करना है। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो पीछे से अपने आप ही ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। बट अभी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पॉजिटिव है, अपडेटेड वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ऐड करेंगे। तो जिस जिस रेंज में हमारा 2 आ रहा है उस नोड की वैल्यू में हम 70 ऐड कर देंगे। तो अगर हम 2110 में 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 280। 60 में 70 है, इधर 0 से 2 में भी 2 आ रहा है, तो 0 से 2 में जब 2 आया तो इसके अंदर भी जब हम 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। और उसके बाद हम इसके लेफ्ट और राइट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, 01 में 2 नहीं आ रहा है तो बैक ट्रैक करके 60 के राइट पर आएंगे। 60 के राइट पर आए तो हमने देखा 2 टू 2 की रेंज में 2 आ रहा है, तो 30 प्लस 70 करके हो जाएगा 100। अब इधर इसका ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, क्योंकि एक लीफ नोड है। तो बैक ट्रैक गए 60 पे गए, 60 के दोनों चाइल्ड ट्रेवर्स हो चुके हैं। 60 ने फिर बैक ट्रैक करा, रूट पर आया, रूट अपने राइट चाइल्ड पे गया, राइट चाइल्ड पे देगा रेंज है 3 से 5, 3 से 5 के बीच में 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आके ये रुक गया और वापस बैक ट्रैक करके रिटर्न कर गया रूट पर। तो जब हमारा अपडेटेड हो गया है सेगमेंटरी, उसमें ये है कि रूट पर है 280, 280 के लेफ्ट पर है 130, राइट पर है 150, 130 के राइट पर है 30 और 130 के लेफ्ट पर है 100। तो यहाँ पर आगे हमारा 100 अपडेट हो गया 30 की जगह। तो गाइस इधर हम देख पा रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स हमें लॉग एन टाइम लगेगा किसी भी इंडेक्स को जाके अपडेट करने में। और जहां हम प्रीफिक्स सम कर रहे थे, प्रीफिक्स सम में हमें लगता कम से कम एन टाइम, लीनियर टाइम। अगर हम लास्ट एलिमेंट को अगर वर्स्ट केस में अपडेट करेंगे प्रीफिक्स सम के लास्ट इंडेक्स को, तो हमें उससे पहले जितने भी इंडेक्स है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स को अगर हम अपडेट करेंगे तो हमें आगे जाके अपने पूरे प्रीफिक्स सम के एरे को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि since हर प्रीफिक्स सम के हर इंडेक्स पे उसके प्रीवियस इंडेक्स का सम स्टोर होता है। और जब फर्स्ट इंडेक्स ही बदल गया तो एरे के सारे इंडेक्सेस की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसलिए गाइस अपडेट फंक्शन सेगमेंट ट्री में लॉग एन में हो जाता है, जहां वहां पे वो लीनियर टाइम एटलीस्ट लेगा ही लेगा अगर फर्स्ट एलिमेंट को हमने अपडेट करा तो। गाइस अभी सेगमेंट ट्री में कोई डाउट?
आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो गाइस मैं जो आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप सबने एल्गोरिथम देख लिया है, इसी क्वेश्चन के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूर करके देखना कि कैसे हम सम में सेगमेंट्री को मेंटेन करें। अच्छा, मेन बात गाइस जो मैं बताना ही भूल गया, हम जब इसको स्टोर करवा रहे हैं ना, तो कभी भी इसको ट्री फॉर्मेट में स्टोर नहीं करवाएंगे, इसको हम एरे फॉर्मेट में स्टोर करवाएंगे। अब मेन बात ये है कि हम एरे का साइज इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि सच दैट हमारे पेरेंट लेफ्ट और राइट इजिली एक्सेसिबल हो जाए। तो गाइस जहां जहां भी हम जैसे देख रहे हैं, ये हमारी अभी करंट जो नोड है 30, जहां पे मेरा कर्सर है 2 को, जिसकी रेंज 2 से 2 है, उसके नीचे ना 2 डमी नोड्स हैं जब हम एरे मेंटेन कर रहे हैं। सिमिलरली 60 के नीचे भी ना 2 डमी नोड्स है, ताकि एक फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाए। अब फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री को जब हम एक एरे के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे होगा कि ये इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा, इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डमी, 10 डमी, 11, 12, 13 डमी, 14 डमी। So it will actually of size 14 instead of 6, or you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 4, 10. Instead of 10 it will be of, instead of it will be of 14 instead of 10. अब हम एक चीज जो देख पा रहे हैं वो ये है कि जो भी हमारा 6 है, 6 मतलब जो आता है हमारा 2 रेज़ टू पावर 3 के नीचे 8, 8 के नीचे 6 आता है। तो उस बेसिस पर अगर हमारा जो n है वो एग्जैक्ट है 2 की पावर, तो उतने नोड्स लगेंगे। लेकिन अगर वो 2 की पावर से कम है, तो x मतलब जिस रेंज में वो अभी आएगा +1 करके कम से कम मैक्स टू मैक्स हमें उतने नोड्स लगेंगे। लाइक इसमें मैक्स टू मैक्स अगर हमारा 7 होता है या फिर 8 ही होता है, तो हमें 16 नोड्स लगेंगे ही लगेंगे। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बोलता हूँ। लाइक अभी हमारी n की वैल्यू 6 है, और 6 के लिए जो नियरेस्ट है, मतलब कि जिसके अंदर 6 नोड कंबाइन हो जाए, वो है 2 रेज़ टू पावर 3 8। तो 6 से लेकर 8 तक जितने भी हमारे पास n की वैल्यू होगी, उसके लिए एटमोस्ट 16 नोड्स में काम हो जाएगा। मतलब कि अगर आप पहले से साइज डिफाइन करना चाहते हैं एरे का, तो 2 रेज़ टू पावर x+1, वेयर x इज द दैट नंबर विच कैन कंप्राइज n नोड्स। 6 नोड 8 साइज के एरे में कंप्राइज हो सकते हैं। तो इधर x की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8। है मैं क्लियर गाइस? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट था। ये वाली बात क्लियर हुई गाइस कि कैसे हम एरे का साइज डिफाइन कर रहे हैं पहले से, अगर हमें करने की जरूरत पड़ी तो। यस और नो कुछ लिख दीजिए प्लीज। Chinmay, they're asking to repeat. ओके ओके, सॉरी मैंने अपना चैट बॉक्स शायद अपडेट नहीं करा। ओके, इट्स लाइक गाइस अभी हमारे पास n इज इक्वल टू 6 है, और 6 नोड्स को कंप्राइज करने के लिए 2 के पावर के हिसाब से देखें तो कम से कम 8 नोड्स तो लगेगी। मतलब कि 8 होता है हमारा 2 रेज़ टू पावर 3। तो जो ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, उसमें जो 3 है वो हम कंसीडर करते हैं x। और 3 के लिए मतलब कि x, अब जब तक x हमारा 8 3, अभी x हमने 3 है, और जब तक हमारी n की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 2 से लेके 2 रेज़ टू पावर 3 के बीच में है, तो उसके लिए जो हम एरे का साइज डिफाइन करते हैं वो करते हैं 2 रेज़ टू पावर x+1 पावर में। तो अब 6 नोड्स के लिए हमारा x जो है वो है 3। तो 6 नोड्स के लिए जब हम एरे डिफाइन करें, साइज मैक्सिमम एरे जो हो सकता है, साइज हो सकता है, वो हो सकता है 2 रेज़ टू पावर 3+1, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4, विच इज 16। अब क्लियर है गाइस?
ओके, कोई और डाउट गाइस? क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसको आप सॉरी खुद इम्प्लीमेंट करके देखें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। मेरा मेन मोटिव अभी आपको इसका एक एल्गोरिथम, एक अप्रोच बताना था कि कैसे ये डाटा स्ट्रक्चर काम करता है। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, अदिति का क्वेश्चन है वाई 16। अदिति, इट्स लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम इसको कंप्लीट ट्री को 6 नोड्स के, क्योंकि 6 नोड्स के हिसाब से अगर हम ट्री बनाएंगे ना, तो हम अपने सम वाली जो रेंजेस है उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहते हैं जैसे 6 नोड्स के लिए, तो हम 8 में भी 6 नोड्स को तो हम 8 में भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ नोड्स को स्टोर नहीं करना, हमें उसके रेंजेस के सम को भी स्टोर करना है। और जब हम सम स्टोर कर रहे हैं तो लाइक अगर हम आपको कहे कि आपके पास 10 है 20 है, तो आप उन दोनों का सम स्टोर करे हुए इंडेक्स को एक्सेस कर लो। तो हम इंडेक्स अगर बाइनरी ट्री के हिसाब से देखें तो पेरेंट को या फिर पेरेंट से लेफ्ट और राइट को कैसे एक्सेस करते हैं। लेफ्ट के लिए हम यूज करते हैं 2 × i+1। अगर i हमारा करंट इंडेक्स है तो पेरेंट का इंडेक्स है, तो हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है वो 2 × i+1 इंडेक्स पे जाके हमारा लेफ्ट होगा, 2 × i+2 पे हमारा राइट चाइल्ड होगा। तो इसके लिए हमें जो 30 है उसके नीचे जो ये वाली नोड है इसके नीचे, इसलिए हमें डमी नोड्स भी लगाने पड़ रहे हैं। उस वजह से हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, और वो साइज मैक्स टू मैक्स 16 तक जा सकता है, जब हमारा एन जो है वो 5 से लेके 8 की रेंज के बीच में है। इसलिए हमने 16 लिया है। क्लियर है आदित्य? गाइस लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में। एक बार पहले खुद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो प्लीज लिंक रेफर करना। और लिंक के को उसमें कुछ भी दिक्कत है तो फील फ्री टू राइट एट अवर एनी सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप ग्रुप, और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो एक और एडवांस टॉपिक है, और वो है हमारा फैनविक ट्री, और इसको हम कहते हैं बाइनरी इंडेक्स ट्री। तो बाइनरी इंडेक्स ट्री या फिर फैनविक ट्री भी एक और ऐसा ही डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम यही प्रीफिक्स सम या फिर ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। एक बार क्वेश्चन इसके क्वेश्चन या फिर स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहेंगे, इस क्वेश्चन से ट्राई करते हैं कि कैसे चल रहा है। ये हमें एक एरे गिवन है, सेम क्वेश्चन मान के चलते हैं कि ये एक एरे गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन पूछने वाले ने हमसे वही रेंज गिवन है और बताना है कि इस रेंज के बीच में सम क्या है। तो ये हमारा एरे है 11 एलिमेंट्स का, रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, 3 2 -1 6 5 4 -3 3 7 2 3। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस, वो आपको लग रहा होगा यार ऐसा ट्री कैसे बन रहा है। तो आइए इसका ट्री बनाना सीखते हैं सबसे पहले ना। तो ट्री कैसे बनता है? अगर हमारे पास 11 नोड्स हैं, मतलब कि 0 से 10, तो हम हमेशा फैनविक ट्री में एक नोड एक्स्ट्रा लेते हैं। अब एक नोड एक्स्ट्रा लेने के बाद जो एक एक्स्ट्रा नोड है वो हमेशा हमारी रूट होती है, उसे हम डमी कहते हैं। तो डमी हमारा रूट हमारा हमेशा डमी होगा। अब कैसे हम डिसाइड करें कि कौन किसका पेरेंट और कौन किसका चाइल्ड होगा? तो उसके लिए सिंपल चीजें हैं, इसलिए इसको और इसी वजह से इसको एक तरह से बाइनरी इंडेक्स ट्री भी कहा गया है, कि इसमें जो रूट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ना, वो हमारी बाइनरी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है, हमें पता है हमारे 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 1। तो हम जो इसमें ट्री स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे डिसाइड होता है कि 1 कहाँ पर प्लेस होगा, जबकि हमें पता है कि हमारा डमी नोड ही रूट नोड है। तो हमें जो 1 है उसकी बाइनरी वैल्यू में फर्स्ट 1 को, मतलब कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जब भी हमें पहला 1 का मिलेगा उसे हमें फ्लिप करना है या फिर इन्वर्ट करके 0 कर देना है, और जो हमारी वैल्यू आएगी ना वो हमारे उस नोड के लिए रूट की वैल्यू होगी। लाइक 1 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 0 0 1। अब हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको मिली पहली 1, वो मिली इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही हमारी 1 थी, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने इन्वर्ट कर दिया, 1 से 0 कर दिया, और वो वैल्यू आ गई 0 0 0। और ये 0 0 0 जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है 0 की। तो इसका मतलब ये है
कि जो 1 है उसका पेरेंट होगा 0, मतलब कि रूट। सेकंड, अब एक और चीज में देखते हैं, सेकंड के लिए देखते हैं। 0 1 0 हमारी 2 की वैल्यू होती है। अब 2 की वैल्यू में हम LSB से स्टार्ट करेंगे 1 के लिए चेक करना। जैसे हमें पहला 1 मिलेगा हम उसे इन्वर्ट कर देंगे, तो 0 मिला, ठीक है, नहीं है, मूव करके टूवर्ड्स लेफ्ट 1 मिला, जैसे ही 1 मिला हमने इसको इन्वर्ट कर दिया और ये बन गया है 0 0 0। इट इज अ बाइनरी वैल्यू ऑफ 0। तो 2 का भी रूट 0, 2 का भी पेरेंट 0 है। नेक्स्ट आता है 3। 3 के लिए हमने फिर से LSB से स्टार्ट करा, पहली बीटी हमें 1 मिल गई तो हमें इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद हमने इसकी वैल्यू देखी, अब की बार इसकी वैल्यू 0 ना आके 2 आई, तो इसका मतलब ये है गाइस कि 3 का जो पेरेंट है वो 2 होगा इंस्टेड ऑफ 0। तो उसी बेसिस पर हमने ये ट्री का स्ट्रक्चर बनाया कि 0 के 4 चाइल्ड है। और ये हम कब तक करेंगे, ये हम करेंगे 11 तक, क्योंकि अगर हमने 0 जो हमारी पहली नोड है उसको हमने 0 पे दे दिया, तो बची हुई 10 नोड के लिए हम चलाएंगे 11 नोड, जो हमारे पास इनिशियली ट्री में 11 नोड है, उन 11 नोड के चलाएंगे तो वो चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11। तो हम ऐसे ही 4 के लिए चेक करेंगे। 4 का होता है 1 0 0, जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वही हमारा पहला 1 होगा। तो पहले 1 को जब इन्वर्ट करा तो वो बन जाएगा 000, और 000 इन्वर्ट होकर हो गया बाइनरी वैल्यू ऑफ 0, इसलिए 4 का पेरेंट है 0। 5 के लिए होता है 101। 101 में हमारी LSB सबसे पहली 1 मिल गया तो उसको फ्लिप करा तो वो बन गया 100, और 1004 4 की बाइनरी वैल्यू है, तो 5 जो है वो चाइल्ड बन गया 4 का। सिमिलरली 6 के लिए, 7 के लिए, 8 9 10 और 11 के लिए हमने ये ट्री कंस्ट्रक्ट करा है, मतलब स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा है। अगर इस स्ट्रक्चर में किसी को डाउट हो तो गाइस पूछ लो। क्लियर है गाइस? यस और नो लिख दो चैट बॉक्स। ओके, अब आगे चलते हैं कि हम ट्री को फिल कैसे कर रहे हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा बाइनरी से रिलेटेड है, बाइनरी से कह लो या फिर 2 रेज टू पावर के ऊपर कह लो, तो या ऐसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि हमारे फर्स्ट पर जो नोड 1 है उसके ऊपर क्या वैल्यू आएगी। गाइस ये तो आप सबको पता ही है ना कि कोई भी हमारा जो इंटीजर वैल्यू होती है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, उसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। लाइक 1 को जैसे मैंने लिखा हुआ 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0, 2 को लिखा हुआ 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1, 3 को लिखा हुआ 2 रेज टू पावर प्लस 2 रेज टू पावर 0। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को 2 की पावर में लिख सकते हैं, बस वही करना है हमें। तो जैसे आप देख सकते हो 1 को लिखा हमने 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0, तो 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 का क्या मतलब है, ये हमें एक रेंज देगा। रेंज कैसे देगा कि जो लास्ट, जो प्लस के लेफ्ट साइड है, प्लस के जो राइट साइड है लास्ट राइट में, वो हमारी हमेशा डिफाइन रेंज की अबाउट बाउंड रेंज होगी, और इस वाले प्लस के सारे लेफ्ट साइड में और लोअर लोअर बाउंड वाली रेंज होगी। तो इस वाले प्लस के राइट में है 2 रेज टू पावर 0, तो 2 रेज टू पावर 0 होगा 1, और जो ये वाली प्लस के लेफ्ट साइड है वो है 0। तो रेंज आ रहा है 0 0 बाय 1। इधर हम 0 0 बाय 1 की रेंज में हमेशा क्लोज ब्रैकेट 0 और ओपन ब्रैकेट जो है सारे चैट बॉक्स में लिख देता हूं। इट विल बी लाइक दिस कि क्लोज ब्रैकेट 0 और ओपन ब्रैकेट 1, मतलब कि हम 0 एलिमेंट नहीं लेंगे लेकिन फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेंगे रेंज के अंदर। तो जब हमने फर्स्ट नोड को करा तो हम अपने एंड है उसके 0 0 पे गए, 0 0 से स्टार्ट करो पहले 3, फिर 1 1 1 1 में ओपन ब्रैकेट मतलब 1 को नहीं करना है, तो हमने 3 को नोड 1 के लिए दिया। अब उसके बाद नोड को करते हैं। नोड की हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट करी क्योंकि पावर आ जाए तो हमने इधर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 तो जो हमारी अंदर में हो गई जो लोअर लिमिट हो गई 0 0। तो 0 0 से 2, 0 से स्टार्ट करा, 0 0 से इंटर करा 3, फर्स्ट एंड इंटर करा 2, तो 3 3 इनका सम करके हमें
लेवल तक पूछा है। अब ये हम किस क्वेश्चन में जो भी होता है सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो अभी हम सम करने लगे तो 3 तो यहाँ आ गया 5, तो हमने नोट पे स्टोर कर दिया 5। अब 3 के लिए आया, 3 के लिए जो हमारी रेंज है वो स्टार्ट ही 2 से हो रही है, इधर 2 और इधर से है 0। तो इधर गाइस अब मर्जी है तुम्हारी, चाहे तुम लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ। मतलब कि अगर आप लूप के थ्रू या फिर किसी और चीज के थ्रू सम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आपके ऊपर मर्जी है। तो जो इसकी रेंज आई वो आई है 2 से 2 की। तो 2 से 2 पे जो एलिमेंट है उसका सम आया है -1। ये वाली बात क्लियर है गाइस, क्योंकि यहीं पर ये ट्रिक है। क्योंकि अगर ये वाली चीज कम है ना, हमारी अपर लिमिट जो एक्चुअली कम है लोअर लिमिट से, तो हम सिर्फ लोअर लिमिट ही कंसिडर करेंगे। यही इसमें एक जो पॉइंट है, जो सोचने वाला पॉइंट था फेनविक ट्री के लिए। अभी तक जो हमने 1 और 2 के लिए देखा उसमें हमने प्लस के लेफ्ट साइड पे लोअर लिमिट और प्लस के राइट साइड पे अपर लिमिट रखी। लेकिन अगर जैसे 3 आया, 3 में हमने देखा कि हमारी लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट है, तो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होगी। ये वाली बात क्लियर है कि इंडेक्स नोड 3 पे -1 कैसे आया, वो वाली बात क्लियर है गाइस? सर 3 को हमने 2 की पावर 1 एंड प्लस 2 की पावर 0 लिखा है, तो सर इसको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 लिखे तो वैसे नहीं लिख सकते? अगर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 रखोगे तो 3 के नोड पर आएगा 0 से लेके 2 का 0 से लेके 3 का सम। समझ रहे हो बात को? इधर जो हमेशा रेंज में चलती है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि सबसे मिनिमम से स्टार्ट करें, जो हमारी ये है राइट साइड है प्लस के। ठीक है, चलूं आगे? ओके, तो 3 का समझ आ गया, -1 कैसे आया। अब नोट 4 पर आते हैं। 4 है हमारा 0 प्लस 2⁻²। तो 2⁻² मतलब 0 से लेके 3 का सम, इंडेक्स 0 के एलिमेंट से लेके इंडेक्स 3 के एलिमेंट का सम। तो ये आया है हमारे पास 3 + 2 5 -1 4 + 6 10। तो हमने 4 पे स्टोर कर दिया 10। अब 5 पर आया हमारे पास 4,4 का, क्योंकि हमारी जो राइट साइड है अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट से छोटी है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कंबाइन करके लिमिट रेंज बनेगी, वो बनी है 4,4। और फोर्थ पे जो एलिमेंट स्टोर है वो है 5, तो हमने 5 नोड पे 5 स्टोर कर दिया। और उसके बाद 6 को हमने लिखा 2⁻² + 2⁻1। इधर फिर से हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटी है, अपर लिमिट हमारी लोअर लिमिट से छोटी है, तो रेंज स्पेसिफाइड हो गई और 6 पर आ गए। हाँ सर, कहाँ गया, ये रहा 4 से 5। आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ ओके, 6 पर हमने देखा 2⁻², 4 + 2 6। तो 2⁻², 4 से स्टार्ट किया और 5 + 1 6। तो ये आई है रेंज, ये जितना मैंने एरे करा हाईलाइट। 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है वहां पे, अब सॉरी ओपन ब्रैकेट है वहां पे। और ये हो गया है 9। सिमिलरली इधर -3 है, फिर 8 पे 19 है, इधर यहाँ पर हमारा 9 है और 10 है। तो इस हिसाब से गाइस हमने अपना फेनविक ट्री को फिल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसका सम कैसे निकाल रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि लाइक हमें सम निकालना है 0 से 6 का। जब हमें 0 से 6 का सम निकालना है तो गाइस हम 7th नोड पर जाएंगे। 7th नोड पे जाने के लिए हमें पता है कि हमारे 7th नोड के एलिमेंट पे
जो नंबर सेव है उसको अपने सम के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो 7th पर हमारा सेव है -3। अब हम इस 7th नोड से रूट नोड पे जो जो इसके पेरेंट है ना उसके एलिमेंट को अपने सम के अंदर ऐड करते रहेंगे। तो वो देखना उसके ऊपर जो इंट्यूशंस क्या है। तो हमने देखा कि -3 आया, उसका पेरेंट पे 9 स्टोर है, 9 के पेरेंट पे 10 स्टोर है और 10 के पेरेंट पे डमी या फिर 0 स्टोर है। तो इसकी इंट्यूशन क्या है, हमें जो सम चाहिए वो चाहिए 0 से 6 के बीच में। तो जो 7th नोड है उसके ऊपर जो सम है वो है 6,6, मतलब कि जब रेंज है 6, अपर रेंज 6 है और लोअर रेंज भी 6 है। और फिर उसके पेरेंट पे गए तो उसकी जो रेंज है वो है 4 से 5। तो 4 एग्जैक्ट, अब जब हमने इन दो नोड्स को ऐड करा है तो हमारे पास 4 से लेके 6 का सम आ गया है। अब बचा है हमारे पास 0 से 3 का। तो 0 से 3 का उसके पेरेंट भी स्टोर है। तो 0 से लेके 6 का सम इन नोड ने कवर कर लिया। तो ये एक्चुअली इस फेनविक ट्री को यूज करने के पीछे का इंट्यूशन है कि हर नोड का पेरेंट उसके अलग नेक्स्ट रेंज के सम को स्टोर करके बैठा हुआ है। तो जब 0 से 3 से स्टार्ट करा तो 10 को अपने सम वेरिएबल में डाल लिया। फिर 4 से 5 के रेंज में जो हमारा सम आ रहा था उसको हमने उसके चाइल्ड पे डाल दिया। और फिर 6 टू 6 के बीच की रेंज का जो सम आ रहा था उसको हमने उसके चाइल्ड पे डाल दिया। तो 10 प्लस 9 इट्स 19 -3 16। तो 0 से 6 का हम देखें तो जो सम आएगा वो आएगा 16। वो आप चाहे इसके थ्रू क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो अगली चीज आती है वो आती है कि पेरेंट कैसे निकाले। लाइक जब बाइनरी ट्री है तो हमें पता है हम पेरेंट कैसे निकाल लेते हैं, बट इसमें पेरेंट कैसे निकाले। इसमें पेरेंट निकालने के लिए एल्गोरिथम डिफाइंड है कि जिसका पेरेंट निकालना है ना उसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। लाइक हमें 10 का पेरेंट निकालना है तो 10 का 2 कॉम्प्लीमेंट लिया तो 10 की वैल्यू होती है 1010, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो बना 0101 और 1 कॉम्प्लीमेंट बना 0101 और +1 हम अलग से करते हैं ताकि हम 2's कॉम्प्लीमेंट बना सके तो वो बना 0110। और अब उस 2's कॉम्प्लीमेंट को एंड कर दो ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 1010 और इसको एंड करा तो 0110 को, तो हमारी वैल्यू आई 0010। और सब्ट्रैक्ट कर दो अब इसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ तो 1010 -0010। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो उसका पेरेंट होगी और जो वैल्यू आई है वो आई है 1000। तो 10 का पेरेंट है 8 और इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने नोड के साथ। ये हमारी 10th नोड है और 10th नोड का पेरेंट है 8। तो ऐसे गाइस इसमें पेरेंट निकलता है। अगर किसी और रेंज का सम निकालना चाहे, लाइक हम 0 से 2 का सम निकालना चाहे तो हम थर्ड नोड पे जाएंगे। थर्ड नोड पे जो वैल्यू है वो है -1, उसको हमने सम में स्टोर करा। अब -1 के थ्रू हमने रेंज जो है 2 टू अपर रेंज 2 और लोअर रेंज 2 के बीच का सम कवर कर लिया। अब हम उसके पेरेंट पे गए, पेरेंट पे 5 स्टोर है, पहले से -1 स्टोर था। अब सम वेरिएबल का आंसर हो जाएगा 4 और इसमें 5 को कवर करने के लिए हमने जो वैल्यू है 0 से 1 को स्टोर कर लिया है, कवर कर लिया है। तो इन दोनों के थ्रू हमने जो कवर करा है वो 0 से लेके 2 तक का कवर कर लिया है। तो ऐसे इसमें सम निकाला जाता है गाइस। अब अभी तक इसमें कोई डाउट आया तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही है। और ये भी इम्प्लीमेंट गाइस एरे के थ्रू ही होता है, इसमें भी ऐसा कोई ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन का मैं लिंक डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, लेकिन पहले खुद ट्राई करना। कोई दिक्कत हो तो मेरे से हमसे पूछ लेना पहले, अगर तब भी ना हो पाए सॉल्व, या फिर खुद से एक बार देखना चाहते हो लिंक को तो लिंक पे भी एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं लिंक डाल देता हूँ। हियर इज द लिंक गाइस। आप पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लीजिए, फिर उसके बाद जो हमने आज प्रॉब्लम सेट अपलोड करा था आपके ग्रुप के ऊपर, फिर उसको ट्राई कर लेना। और कुछ भी आपको डाउट्स हो जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, नेक्स्ट सेशन में हम उसको डाउट्स ले लेंगे। और वैसे भी क्या है, वैसे तो कल ही कॉन्टेस्ट है और
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक एक क्वेश्चन शायद सेगमेंटरी और फैनविक ट्री का कोड शेफ डाल सकता है। तो अगर हो सके तो इसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बात नहीं, इसके थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होगा वो क्वेश्चन, तो हम अभी आगे वाले सेशंस में सेगमेंट ट्री और फैनविक ट्री को और भी ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा एडवांस टॉपिक है, समझने में एक ही लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल था, बट सिंस कल इवेंट कॉन्टेस्ट है तो इसलिए मैंने एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है। इसके ऊपर डीप डिस्कशन करनी बहुत ज़रूरी है और वो हम आगे वाले सेशंस में करने वाले हैं। सबके के लिए गाइस, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि अब आज का सेशन ना हम थोड़ा रैप अप करने वाले हैं, क्योंकि कोड फोर्सेस का टाइम होने वाला है। आज फिर से कोड फोर्सेस का मेरे ख्याल से इवेंट है, तो प्लीज कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं गाइस? तो चलिए फिर आप इसको खुद से एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करना, और कोई डाउट हो तो लिंक या फिर हमें रेफर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। और गाइस वही बात जो मैंने कल बोली थी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन कम्युनिटी ग्रुप के रजिस्ट्रेशन का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज गाइज, अगर आपने फॉलो कर लिया और आपको पता है कि इस ये ग्रुप में है लेकिन इसने फॉलो अभी तक रजिस्टर नहीं करा है, तो उसको बोलिए प्लीज रजिस्टर करे, ताकि ऑफिशियल मेंबर बन सके चैप्टर के। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, और जो भी आपको लगता है कि आप जानते हो ये ग्रुप में है या कम्युनिटी में है, उसको इस कम्युनिटी के बारे में बताओ भी, ताकि सीपी पॉपुलर हो, हमारी कम्युनिटी भी पॉपुलर हो। और उसके बाद उनसे रजिस्टर जरूर करवा देना कोड शेफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और गाइस 22 को वो भी आ रहा है लंच, आई थिंक कुक ऑफ आ रहा है, तो उसको जरूर पार्टिसिपेट करना उसमें। और फिलहाल कल के कॉन्टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो फील फ्री टू आस्क ऑन एनी सोशल मीडिया हैंडल, व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन इवन मैसेज अस डायरेक्टली। थैंक यू गाइस। भैया, हाँ जी। ये मेरा वो विजुअल स्टूडियो में थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, एक बार देख सकते हैं? विजुअल स्टूडियो में क्या कंपाइलर प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, या ये फिर जैसे कोड मैं के अंदर सिंटैक्स एरर है? नहीं नहीं, सिंटैक्स एरर तो ठीक है, बट जैसे ही मैं एरे के अंदर ना कोई वेरिएबल डालता हूँ जिसमें मैंने पहले ही इनपुट ले लिया है, तो वो शो करता है कि ये कांस्टेंट नहीं है। कर लो, एक बार स्क्रीन शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो, चाचा का फोन है, उठा दिया। विजुअल है विजिबल है। ये जैसे है ये मैंने डिफाइन करा, पहले एन को मैंने पहले ही इनपुट ले लिया है, उसके बाद एन को मैंने एरे के साइज में डिक्लेयर करा है, ओके। एरे का साइज। तो ये इसमें दिखाता है एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, बट इसे जब मैं कोड शेफ में रन करता हूँ तो ये रन हो जाता है और इसमें रन नहीं हो रहा। हाँ, ये जो मनोज ये वाली बात है, ये ना कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट है। यही चीज आप अगर कोडिंग ब्लॉक्स या फिर डेव सी प्लस प्लस में करोगे ना, तो वो एक्सेप्ट करता है। ये कंपाइलर टू कंपाइलर के ऊपर है, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कंपाइलर ना लाइन टू लाइन चेक करेगा, मतलब कि कंपाइलर ये इंटरप्रेटर होगा ना, तो लाइन टू लाइन चेक करेगा तो ठीक है, क्योंकि उसको पिछली लाइन में एन की वैल्यू उसने उठा ली। बट अगर वन गो के अंदर जाएगा ना, तो वन गो के अंदर उसके लिए एन अभी तक अनडिफाइंड है। तुमने एन की वैल्यू तो वो पहले पूरे कोड को कंपाइल कर लेगा, और कंपाइल करने के बाद एन को देखेगा कि एन तो डिफाइन ही नहीं था,
तो मैं उसको एरे कितनी मेमोरी अलॉट करूं, क्योंकि जब हम एरे डिफाइन करते हैं तो अपनी मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर चंक क्रिएट करते हैं कि इतने साइज का मेमोरी मैंने अपने एरे को दे दिया। और जब उसने वन गो के अंदर कंपाइल करा ना आपका इस कोड को, तो उसके लिए तब तक एन डिफाइन ही नहीं था, और जब तक एन डिफाइंड नहीं होगा तो वो मेमोरी अलॉट नहीं कर पाएगा। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर प्रॉब्लम होती है, इसमें आपकी कोड में दिक्कत नहीं है, ये जनरलाइज कोड है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म, चाहे ट्यूटोरियल दुनिया का हो, मतलब कि ऑनलाइन आईडी या फिर डेव हो या फिर कोडिंग ब्लॉग्स हो, इवन सबलाइम टेक्स्ट हो, तो उसमें भी ये एरर नहीं देगा। सबलाइन उसमें और VS कोड भी मैंने ट्राई किया था, बट उसमें वो MinGW सेटअप प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। वो MinGW सेटअप के लिए आप यूट्यूब वीडियो रेफर कर सकते हो, आप कहोगे तो मैं आपको पर्सनल कर मैसेज दी पे लिंक। भैया, वो नहीं हो पा रही है इसमें। कोई बात नहीं, कोडिंग ब्लॉग्स पे कर लो, कोडिंग ब्लॉग्स है, डेव C++ है, बहुत सारे एडिटर है C++ के लिए। उसको फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा भी तो ट्राई कर सकते हो। मतलब पहले मैंने सबलाइम किया था तो नहीं चला था, मैंने दूसरी बार इंस्टॉल किया था अपने पीसी में भी। ये चांस भी, ये भी हो VS सकता है कि कोड, इंस्टॉलेशन। हाँ कुछ एरर होगा। कुछ कोई भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल ढंग से फॉलो कर लेना, स्टार्ट से लेके एंड तक तो हो जाना चाहिए। और VS कोड में भी लोग करते हैं, पता नहीं इसमें क्यों नहीं हो रहा। वो कई बार एक बारी में जब कंपाइल करता है तो वो वाली मेमोरी वाली प्रॉब्लम दे देता है। आई थिंक ध्रुव ने शायद कल प्रेजेंट किया था तो वो यूज करता था नहीं, VS कोड। एक्चुअली ये VS कोड नहीं, ये सिर्फ वर्चुअल, मतलब ये सिर्फ पार्टिकुलर VS है, वर्चुअल स्टूडियो ही है, विजुअल स्टूडियो ही अच्छा है ये सिर्फ। अच्छा, तो वर्चुअल स्टूडियो तो रहने दो, VS कोड या फिर सबलाइम ट्राई करो, उसपे तो हो जाएगा। इसमें पता नहीं एरर क्यों दे रहे हैं। Thank you for joining, guys. You can exit the meeting.